क्या भारत एक साथ कई 1000 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले ड्रोन्स को बना रहा है? टाटा एडवांस सिस्टम के लिए अभी ATAGS की माउंटेड वेरिएंट को बनाना क्यों ज़रूरी बन चुका है? और Su-57 को खरीदने का प्लान बनाने के बाद भी इन जेट्स को भारत में बनाने से हम लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ से है, जहां आज हम ओडिशा बेस्ड IG डिफेंस की तरफ से डेवलप किए गए एक नए इंडिजिनस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का नाम काल होने वाला है और ये एक वन वे अटैक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होने वाला है या लॉटरिंग मुनिशन होने वाला है, जिसे स्पेशली डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। अगर इस ड्रोन की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली, जबकि इसका एंड्योरेंस करीब 3 से 5 घंटे तक होने वाली है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो इस तरह के ड्रोन्स मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी इंपोर्टेंट बन चुके हैं, क्योंकि इस तरीके की प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक हब्स, रडार इंस्टॉलेशन और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टारगेट को फ्रंट लाइन से काफ़ी दूर रहकर यूटिलाइज कर सकते हैं। और अभी हम इस तरीके की स्ट्राइक करने के लिए इजरायली ओरिजिन हरफ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कंपैरिजन की बात करें तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट काल का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक शहीद 136 जैसे लॉन्ग रेंज लॉटरिंग मुनिशन से मिलता जुलता है। ऐसे ड्रोन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुके हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली लो कॉस्ट होते हैं लेकिन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि इस तरीके की सिस्टम अभी कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया जाने वाला है, यानी कि फ्यूचर में हमें अब इजरायली ओरिजिन सिस्टम पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में इसी तरीके के रोल में इजरायली ओरिजिन हरफ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से सेम कैटेगरी की ड्रोन्स को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से इनका डिमांड अभी काफ़ी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रोजेक्ट काल भारत के अनमैन्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी में एक इम्पोर्टेंट एडिशन बन सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लॉन्ग रेंज अनमैन्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलने वाली, जो कि स्ट्रेटेजिक डिटरेंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को स्ट्रेंथन करने वाला है। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्लान को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक इंटर्म 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने के ऑप्शन को विचार किया जा रहा है, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट एक लॉन्ग टर्म फ्लीट एक्सपेंशन के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक टेम्पररी कैपेबिलिटी के रूप में देखा जा रहा है। अभी के लिए रशिया की तरफ से अपनी सुखोई Su-57 की एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में इसकी लोकल प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट किया गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के करंट प्लानिंग के मुताबिक अगर भारत सिर्फ लिमिटेड नंबर में एयरक्राफ्ट को एक्वायर करता है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होने वाला है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स का करंट रिक्वायरमेंट लगभग 40 से 60 एयरक्राफ्ट के आसपास हो सकता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइमिंग होने वाला है, क्योंकि एनालिस्ट के मुताबिक अगर आज किसी इंटर्म फाइटर जेट को खरीदा जाता है तो इसका प्रोडक्शन, टेस्टिंग और डिलीवरी साइकिल को देखते हुए एयरक्राफ्ट की इंडक्शन ईयरली 2030 के आसपास ही स्टार्ट होने वाला है। इसी टाइम पीरियड में भारत का इंडिजिनस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी अपने प्रोडक्शन स्टेज में एंटर करने वाला है। एस्टिमेट के मुताबिक अभी अगर हम किसी फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदते हैं तो इसके इंडक्शन में और एमका के इंडक्शन में लगभग 6 से 7 साल का ओवरलैप हो सकता है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स बड़ी मात्रा में अभी इंपोर्टेड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला नहीं किया जा रहा है, और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए एक छोटी फ्लीट के लिए पूरा लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करना प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है। और 40 से 60 एयरक्राफ्ट के लिए सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग लाइन को एस्टेब्लिश करने से इनकी यूनिट कॉस्ट भी काफ़ी इंक्रीज होने वाला है, जिस वजह से अगर हम रशिया से डायरेक्टली इन जेट को खरीदते हैं और भारत में इन जेट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ये दोनों सेम एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी जिनको भारत में बनाया जाएगा उनका यूनिट कॉस्ट हमको ज़्यादा पड़ने वाला है, और इसी वजह से अभी इनको लोकली बनाने के बदले डायरेक्टली रशिया से खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत की अनमैन्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की एक लैबोरेटरी की तरफ से अभी एक नेक्स्ट जनरेशन जेट पावर स्वार्म लॉटरिंग मुनिशन को डेवलप किया जा रहा है, जो कि डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक ये सिस्टम एक स्टेल्थी फ्लाइंग विंग प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाला है और इसमें माइक्रोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है।
ट्रेडिशनल प्रोपेलर ड्रिवन लॉटरिंग मुनिशन के मुकाबले जेट प्रोपल्शन इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा स्पीड, लॉन्गर एंड्योरेंस टाइम और सिग्निफिकेंटली एक्सटेंडेड स्ट्राइक रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। अगर इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये सिस्टम 300 से लेकर 600 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, जो कि डीप स्ट्राइक के लिए एक आइडियल चॉइस होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म का सबसे खास बात इसका फ्लाइंग विंग स्टेल्थ डिजाइन होने वाला है और इस टाइप की कन्फिगरेशन में ट्रेडिशनल फ्यूजलाज और टेल सेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाता है और इस वजह से दुश्मन की रडार नेटवर्क के लिए इसको डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल होने वाला है। अभी के लिए भारत पहले से ही कई स्वार्म लॉटरिंग मुनिशन प्रोग्राम पर काम कर रहा है, लेकिन अपकमिंग जेट पावर वेरिएंट में एडवांस लो ऑब्जर्वेबल शेपिंग और कॉम्पैक्ट एयरफ्रेम ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिस वजह से ये ड्रोन बाकी ड्रोन के मुकाबले काफी अलग होने वाला है। सोर्सेस के मुताबिक इस प्रोग्राम को मॉड्यूलर और स्केलेबल आर्किटेक्चर के साथ शुरू से ही डेवलप किया जा रहा है। मतलब डेवलपर एक ही प्लेटफॉर्म से अभी आगे चलकर 2 से 3 अलग अलग वेरिएंट को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि मिशन प्रोफाइल के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इस अप्रोच से डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आगे चल के रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि मल्टीपल वेरिएंट एक ही कोर एयरफ्रेम डिजाइन पर बेस्ड होने वाला है, जिस वजह से बाद में इनमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट आर्टिलरी गन की तरफ से है। 17 फरवरी 2026 को भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का इनॉग्रेशन किया गया था, जहां एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का असेंबली किया जाने वाला है। ये फैसिलिटी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के कर्नाटका वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एस्टेब्लिश किया गया, जिसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन की तरफ से इनॉग्रेट किया गया था। इस इवेंट के दौरान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अपनी आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को भी शोकेस किया गया था। कंपनी की तरफ से इस दौरान एक 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन को डिस्प्ले किया गया था, जो कि 80 एजीएस गन के ऊपर बेस करके बनाया गया था। यह ट्रक माउंटेड हाउजर एक हाईली मोबाइल ट्रक चेसिस पर माउंट किया गया था, जिससे आर्टिलरी सिस्टम को रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी मिलने वाली है। और इस टाइप की सिस्टम की सबसे बड़ी एडवांटेज इसका शूट एंड शूट कैपेबिलिटी होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड की तरफ से भी 80 एजीएस के एक माउंटेड गन वेरिएंट को पहले से डेवलप किया चुका है, जिसको VML की तात्रा 8Y ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है और इस वेरिएंट पर मोबिलिटी और फायरिंग ट्रायल भी कंडक्ट किए जा चुके हैं। अगर प्रोक्योरमेंट की बात करें तो 2025 में इंडियन आर्मी की तरफ से 80 एजीएस के लगभग 6,900 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसमें टोटल 307 आर्टिलरी गन को खरीदने का फैसला किया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड को 60% प्रोडक्शन शेयर मिला है, जबकि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को बाकी 40% शेयर दिया गया है। लेकिन अभी इंडियन आर्मी का फोकस स्टोर्ड आर्टिलरी गन से हटकर माउंटेड गन पर शिफ्ट हो रहा है, जिस वजह से अगर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अभी 80 एजीएस का एक माउंटेड वेरिएंट डेवलप नहीं कर पाता और जल्दी इसको तैयार नहीं करता है, तो फ्यूचर ऑर्डर में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कल्याण ग्रुप से पीछे पड़ सकता है, जिस वजह से टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से अभी फुल पेस में एक ट्रक माउंटेड गन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत की अंडर वाटर कैपेबिलिटी को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से जल्दी ही अपनी कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट की एंड्योरेंस को और स्टेल्थी कैपेबिलिटी को काफी हद तक एनहांस किया जाने वाला है, क्योंकि पहली कलवरी क्लास सबमरीन में इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी AIP सिस्टम का इंटीग्रेशन 2026 के अंत तक कंप्लीट होने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये AIP सिस्टम कलवरी फ्लीट की सेकंड सबमरीन में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाने वाला है। अगर AIP सिस्टम की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सबमरीन को काफ़ी लंबे समय तक यानी कि मिनिमम 2 हफ्ता और मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते तक पानी के नीचे ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देता है। नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को कुछ ही दिन के अंदर यानी कि 102 दिन के अंदर ही बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उनको सरफेस में आना पड़ता है। लेकिन AIP सिस्टम के साथ ये रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इस इंडिजिनस AIP टेक्नोलॉजी को DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है, जहाँ लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में काम कर रही है। ये सिस्टम एक फॉस्फरिक एसिड सेल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO का जो AIP मॉड्यूल होने वाला है, जिसको एनर्जी मॉड्यूल भी कहा जा रहा है, उसको अगले कुछ महीनों के अंदर ही मझगांव डॉक लिमिटेड को डिलीवर किया जा सकता है, जिसके बाद इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस कलवेरी क्लास की दूसरी सबमरीन में स्टार्ट किया जाने वाला है। वैसे भी ये प्लान लगभग अभी 1 साल डिले हो चुका है, यानी कि INS कलवेरी में सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने का फैसला किया गया था, लेकिन INS कलवेरी की शेड्यूल रिफिट के दौरान हमारा DRDO का AIP सिस्टम तैयार नहीं हो पाया था, जिस वजह से अब इसकी सेकंड सबमरीन में इसको इंस्टॉल करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो 2026 के एंड तक कलवरी क्लास की सेकंड सबमरीन में इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।